दोस्तों यह है पोपटलाल और जेठालाल। इन दोनों दोस्तों को अपना वजन बढ़ाना था, सो दोनों ने एक ही साथ वर्कआउट करना शुरू किया और 30 दिन का टारगेट रखा। दोनों में शर्त लगी कि देखते हैं 30 दिन के बाद कौन सबसे अच्छी बॉडी बनाता है। सो पोपटलाल ने वर्कआउट करना शुरू किया, लेकिन जेठालाल बहुत शातिर था। वो आयुर्वेद के महान ग्रंथ जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदयम पढ़ा करता था। उसने सोचा कि अगर 30 दिन में बॉडी बनानी है तो कोई सीक्रेट चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। तो सुश्रुत संहिता ग्रंथ में उसे वो मिल गई। वो एक ऐसी सीक्रेट चीज़ थी जिसे ना तो वो खाने की तरह खाता था, ना ही डंबल की तरह उठाता था। बस वर्कआउट से 10 मिनट पहले जेठालाल वो सीक्रेट चीज़ सुश्रुत संहिता में बताए तरीके से यूज़ करता था। 30 दिन बाद जब दोनों मिले तो पोपटलाल जेठालाल की बॉडी देखकर चौंक गया। दोस्तों 30 दिन के बाद ये थी पोपटलाल की बॉडी और ये थी जेठालाल की बॉडी। तो आखिर वो कौन सी ऐसी सीक्रेट चीज़ थी जिसे यूज़ करके जेठालाल ने इतनी अच्छी बॉडी बनाई? कहीं आप स्टीरॉइड्स तो नहीं सोच रहे? अरे नहीं यार, सात्विक चैनल है, स्टीरॉइड्स की बात करूँगा क्या यहाँ पे? तो वो कौन सी चीज़ थी ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। और हाँ, आगे सुश्रुत संहिता ग्रंथ का वो पार्ट भी एज अ प्रूफ दिखाया है जिसे पढ़कर जेठालाल ने वो सीक्रेट चीज़ यूज़ की थी। लेकिन उससे पहले हमारे महान भारतीय ग्रंथों में वर्णित वर्कआउट और उससे जुड़ी 4 ऐसी ज़बरदस्त टिप्स मैंने बताई है जो पुराने समय के पहलवान और योद्धा लोग हज़ारों सालों से फॉलो करते आए हैं। और टिप नंबर 3 तो इतनी ज़बरदस्त है कि उसे फॉलो करने के बाद अगर आप अपना वर्कआउट 50% कम भी कर दोगे फिर भी मसल्स आपके ज़्यादा ही बनेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो चाहे तो स्पीड बढ़ा के देखना पर बीच में मत छोड़ना। तो स्टार्ट करते हैं हमारे 4 वर्कआउट टिप्स। टिप नंबर 1 है पानी। दोस्तों आपने यूट्यूब पर मॉडर्न एक्सपर्ट से सुना ही होगा कि वर्कआउट के बीच में पानी पीते रहना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम वर्कआउट करते हैं तब हमारे शरीर में कैलोरीज बर्न होने लगती है। शरीर में एक एनर्जी क्रिएट होती है जिससे हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट की गति दोनों बढ़ जाता है जिससे शरीर से पसीना निकलता है। ये एक तरीके की सफाई होती है जिससे टॉक्सिन्स पसीने के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो ये बहुत ही ऊर्जावान प्रोसेस होती है। तो जब आप बीच वर्कआउट में बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हो तो उस ऊर्जा में बाधा आती है, मानो जलते चूल्हे में पानी डाल दिया हो। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। आप 2 चीज़ें कर सकते हो, या तो थोड़ा सा मुनक्के का पानी पी सकते हो जो पहलवान लोग पीते हैं, या अगर पानी ही पीना हो तो नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी, वो भी इतना सा जिससे बस गला तर हो जाए। वो भी एकदम से गटागट करके नहीं पीना चाहिए, एक एक घूंट करके पीना चाहिए और बहुत ही कम। टिप नंबर 2 है MMC। MMC यानी माइंड मसल कनेक्शन। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमें डंबल उठाते वक्त अपना पूरा फोकस उस पर्टिकुलर मसल पर रखना होता है जिसे हम ट्रेन कर रहे हैं। इस टेक्निक के बारे में कुछ सालों पहले से आपने YouTube पर कई एक्सपर्ट से सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है इस टेक्निक का श्रेय हमारी प्राचीन भारतीय व्यायाम पद्धति को जाता है। जी हाँ, हमारे पहलवान और वीर योद्धा जब व्यायाम किया करते थे तब आज की तरह AC वाले बंद कमरों में और बड़ी आवाज़ में गाने सुनते हुए व्यायाम नहीं करते थे। वो अपने गुरु के समक्ष खुले वातावरण में पूरा ध्यान लगाकर फोकस के साथ व्यायाम किया करते थे। हमारे ग्रंथों में भी व्यायाम को शांत, खुले और एकाग्रचित्त वातावरण में करने को कहा गया है। तो ऐसे ही हमें भी ध्यान लगाकर हर एक मसल को फील करना है और सोचना है कि अब ये ग्रो हो रहा है। ये एक तरीके का मेडिटेशन ही है। इसके लिए आपको ज़्यादा हैवी डंबल ना उठाते हुए मीडियम वेट लेना है, जिससे आप अगर 10 रेप्स भी लगा रहे हो तो 10 के 10 रेप्स उस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त फील करते हुए अच्छे से लगाने हैं। इससे होता यह है कि हमारा ब्रेन धीरे धीरे इतना ट्रेन हो जाता है कि सारा ब्लड फ्लो उसी मसल की ओर करने लगता है जिसे आप टारगेट कर रहे हो। तो आपकी डाइट से जो न्यूट्रिशन आपके ब्लड में मौजूद होता है वो पूरा का पूरा उस मसल को मिलता है, और कम वेट उठाकर भी इतना तगड़ा पंप मिलता है मसल को कि वो नॉर्मल से बहुत जल्दी जल्दी ग्रो होने लगता है। पर यह फ़ायदा सिर्फ ध्यान लगाकर व्यायाम करने वालों को ही मिलता है। सो इस MMC टेक्निक का पूरा लाभ लेना है तो आगे से वर्कआउट के टाइम वो ठुकरा के मेरा प्यार सुनने की बजाय MMC टेक्निक यूज़ करो, मसल पे फोकस करो और जल्दी जल्दी बॉडी बनाओ यार। टिप नंबर 3 है सांसों का खेल। दोस्तों हमारे भारतीय व्यायाम पद्धति में सांसों का महत्व व्यायाम से भी ज़्यादा होता है। हर दंड या बैठक लगाने से पहले 5 से 10 लंबी गहरी सांसें लेनी होती है। फिर दंड लगाते वक्त भी मूवमेंट के साथ कभी सांस भरनी होती है तो कभी छोड़नी होती है, तो कभी रोक के भी रहना होता है। फॉर एग्जांपल ये है साधारण दंड। जैसा कि मैंने कहा, कोई भी दंड लगाने से पहले 5 से 10 लंबे श्वास लिए जाते हैं। फिर इस पोजीशन में आकर श्वास भरकर नीचे जाते हुए सांस छोड़ देनी होती है। ये हुआ एक साधारण दंड। ऐसे ही हर दंड में ऊपर आते वक्त श्वास भर लेना है और नीचे जाते वक्त श्वास छोड़ते हुए दंड पूरा करना है। अब यही चीज़ कोई बिना श्वास पर फोकस किए अंधाधुंध तेज़ गति में मारे जाएगा तो उससे होगा सिर्फ ये कि उसकी बॉडी तो नहीं बनेगी, शरीर में दर्द ज़रूर होगा और आगे जाके बड़ी इंजरी हो जाएगी। इसीलिए कहा था कि श्वासों का महत्व व्यायाम से भी अधिक होता है। तो यही टेक्निक अगर हम डंबल वर्कआउट में भी यूज़ करें तो हमारा वर्कआउट एकदम बीस्ट हो जाएगा। आपको करना बस ये है कि जैसे हर दंड लगाने से पहले 5 से 10 लंबे श्वास लिए जाते हैं, वैसे ही डंबल का पहला सेट लगाने से पहले 5-10 लंबे श्वास लेने हैं
फिर आप डंबल उठाओगे। फॉर एग्जांपल आप बाइसेप कर्ल लगा रहे हो, तो जब आप डंबल को लिफ्ट करोगे तो उसके साथ ही आपको सांस भी भरनी है, और जब आप डंबल को वापस नीचे लाओगे तो उसी के साथ आपको सांस धीरे धीरे छोड़ देनी है, यानी इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। ये हुआ आपका पूरे फोकस के साथ किया गया एक रैप कंप्लीट। ऐसे लगाया गया एक रैप नॉर्मल 4 रैप्स के बराबर होता है। ऐसे ही आपको हर एक सेट से पहले और हर एक रैप के साथ सांसों पर फोकस करना है। और यकीन मानिए, माइंड मसल कनेक्शन के साथ अगर सांसों का ये खेल आप सही से खेल गए तो जो बॉडी आपकी 2 महीने में बननी थी वो सिर्फ 1 ही महीने में बन जाएगी। अब टिप नंबर 4 है प्राणायाम। दोस्तों, वर्कआउट 45 मिनट से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा ही करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और आखिरी सेट की आखिरी रैप हो जाने के बाद आपको डंबल रख देना है और आराम से ध्यान मुद्रा में बैठकर सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए प्राणायाम करना है। प्राणायाम भी धीमी गति वाला, यानी अनुलोम विलोम या डीप ब्रीदिंग। आप 1 हफ्ता अनुलोम विलोम और 1 हफ्ता डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, या हर रोज़ पहले 5 मिनट अनुलोम विलोम और फिर 5 मिनट डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हो। ऐसे आपका 10 मिनट का प्राणायाम पूरा होता है। अब सवाल यह है कि वर्कआउट के बाद प्राणायाम करना क्यों है। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि व्यायाम करते वक्त शरीर में ऊर्जा बनती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट की गति दोनों बढ़ जाते हैं। तो प्राणायाम करके हमें उन्हें नॉर्मल लेवल पर लाना है। इसीलिए वर्कआउट के बाद 10 मिनट प्राणायाम ज़रूर करना है। आप चाहो तो प्राणायाम से पहले 5 मिनट के लिए शवासन में भी लेट सकते हो, उससे भी अच्छा रेस्ट मिल जाएगा बॉडी को। तो ये थे वो 4 वर्कआउट टिप्स जिनसे आपका वर्कआउट आपको नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो अब वक्त है उस सीक्रेट चीज़ के बारे में बताने का जिसे जेठालाल ने यूज़ करके तगड़ी बॉडी बनाई थी। तो वो सीक्रेट चीज़ है शुद्ध तेल। जी हाँ, आपको शुद्ध तेल से शरीर की मालिश करनी है, जिसे आयुर्वेद की भाषा में अभ्यंग कहा जाता है। इसीलिए मैंने कहा था कि ना तो इस चीज़ को खाने की तरह खाना है, ना डंबल की तरह उठाना है। आपको बस वर्कआउट से 10 मिनट पहले शुद्ध तेल को हल्का सा गर्म करके या ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके अपने पूरे शरीर पर अच्छे से मालिश करना है। मालिश गर्दन के नीचे से लेकर पैरों के तलवों तक करनी है, और ख़ास करके नाभि में भी तेल लगाना है, जो पूरे शरीर का केंद्र होता है। तो अब आप पूछोगे कि तेल मालिश करने से बॉडी कैसे बनेगी, तो मैं बता दूं कि ज़रूर बनेगी, 100 नहीं 1000% बनेगी। दोस्तों, पतले लोगों में वात दोष बढ़ा हुआ होता है, और वात दोष की दुनिया की सबसे बेस्ट दवा है तेल, क्योंकि पतले लोगों के शरीर में तैलीय तत्व यानी स्निग्धता जिसे कहते हैं वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से शरीर रूखा होता है और सूखने लगता है, क्योंकि वात दोष का तो काम ही होता है सुखाना। इसीलिए शरीर को तेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो तेल हम 2 तरीके से शरीर को दे सकते हैं। एक तो जैसा पार्ट 1 वाली वीडियो में मैंने बताया था वैसे, यानी खाने में प्रयोग करके, यानी घी और तेल के रूप में। और दूसरा तरीका यानी शरीर के बाहर से, यानी अभ्यंग से। और क्या आपको पता है कि खाने से लिया गया तेल जितना फ़ायदा करता है, उससे 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा अभ्यंग से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 2 चम्मच तेल डालकर सब्जी बनाई है जिसे परिवार के 5 लोग खाएंगे, तो उसमें से कितना तेल आपके हिस्से में आएगा, या आप ही सोचिए। वो भी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होगा, उसमें मसाले, प्याज, अदरक, लहसुन, इन सब का तड़का लगा होता है। नो डाउट वो तेल भी अगर शुद्ध है तो आपको बेनिफिट ज़रूर देगा, पर मालिश किया गया तेल अपने ओरिजिनल फॉर्म में होने की वजह से अपने सारे न्यूट्रिएंट्स शुद्ध फॉर्म में शरीर को लगाएगा, जिसे शरीर अच्छे से सोख लेगा और शरीर में स्निग्धता बढ़कर धीरे धीरे वात दोष को बैलेंस करके शरीर का साइज बढ़ने लगेगा। दोस्तों, शरीर पर मालिश और उसके ज़बरदस्त फ़ायदों के बारे में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में भी वर्णन किया गया है। मतलब आप ही सोचिए, हमारी सनातन संस्कृति और आयुर्वेद का इतिहास हज़ारों साल पुरातन है, यानी हज़ारों सालों से पहलवान और वीर योद्धा सब अभ्यंग करते आए हैं। व्यायाम से पहले अच्छे से मालिश करके इतना तगड़ा व्यायाम वो लोग करते थे कि पहले तो सारा तेल उनका शरीर सोख लेता था, फिर पसीने के रूप में शरीर से सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते थे। इसीलिए वो लोग हमेशा इतने शक्तिशाली और तंदुरुस्त रहते थे बुढ़ापे तक, और युद्ध में कई दिनों तक बिना खाने के भी लड़ते रहते थे। खैर, तो ये रहा वो सुश्रुत संहिता का प्रूफ। इसमें श्लोक के साथ लिखा है कि प्रतिदिन अभ्यंग करना चाहिए, क्योंकि वह जरा यानी बुढ़ापा, श्रम यानी थकावट तथा वातज विकारों को नष्ट करता है, दृष्टि को स्वच्छ करता है, शरीर को पुष्ट करता है, आयु को बढ़ाता है, गहरी नींद लाता है, त्वचा के सौंदर्य को स्थिर बनाए रखता है। यानी वजन बढ़ाने के अलावा भी इतने सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले सिर्फ अभ्यंग से। स्पेशली इस पर ध्यान देना, मांसपेशियों को दृढ़ एवं सुडौल यानी गठीली बनाता है। अब इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि मांसपेशियों को बड़ा बनाता है, यानी मसल्स का साइज बढ़ाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि तेल लगाकर व्यायाम करने के बाद बॉडी नॉर्मल से ज़्यादा पंप होती है, यानी फूली सी नज़र आती है। कितना भी पतला व्यक्ति हो पर थोड़ा सा बल्कि नज़र आता है। मालिश के बाद बॉडी एकदम तगड़ी लगती है, सारे मसल्स उभर के दिखते हैं, क्योंकि तेल का गुण ही है कि वो मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और फुला देता है। सो अगर आपको भी बड़े बड़े मसल्स चाहिए तो हर रोज़ अभ्यंग करना शुरू कर दीजिए। आगे लिखा है कि अभ्यंग के लिए घी से 8 गुना अधिक तेल लाभदायक होता है। अवसर विशेष पर घी आदि अन्य स्नेहों द्वारा भी मालिश की जाती है। तो देखा आपने, हमारे भारत में घी से भी अभ्यंग यानी मालिश की जाती थी, पर फिर भी तेल से किया गया अभ्यंग ही सर्वश्रेष्ठ बताया है। घी से 8 गुना ज़्यादा लाभदायक तेल को बताया है अभ्यंग के लिए।
यानी सिंपल सी बात है, खाने में घी सर्वश्रेष्ठ है और अभ्यंग के लिए तेल सर्वश्रेष्ठ है। फिर आगे लिखा है, प्राचीन विद्वानों का अनुमान है और अभ्यंग प्रिय पहलवानों का अनुभव है कि अभ्यंग द्वारा प्रयोग किया गया तेल 300 मात्रा समय तक रोमकूपों में रहता है, 400 मात्रा समय तक त्वचा में, 500 मात्रा समय तक रक्त में, 600 मात्रा समय तक मांस में, 700 मात्रा समय तक मेद में, 800 मात्रा समय तक अस्थि में और 900 मात्रा समय तक मज्जा में व्याप्त होकर उन धातुओं में उत्पन्न वातज, पित्तज और कफज रोगों को शांत कर देता है। दोस्तों इस पार्ट में सुश्रुत जी ने तेल कैसे काम करता है ये बताया है। अब इसमें जो मात्रा का उल्लेख किया गया है उसका अर्थ जानना जरूरी है। तो एक मात्रा समय का अर्थ होता है एक स्वर, यानी अ, ई या उ, ऐसे एक अक्षर को बोलने में जितना समय लगता है उसे एक मात्रा समय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ अक्षर बोलने में आधा सेकेंड लगता है, यानी एक मात्रा समय इक्वल्स आधा सेकेंड। इस हिसाब से अभ्यंग में लगाया गया तेल 300 मात्रा समय तक रोमकूपों यानी त्वचा के छिद्रों यानी पोर्स में रहता है। 300 मात्रा समय यानी 150 सेकेंड तक रोमकूपों में रहता है। अब इसके आगे मैंने सेकेंड्स को मिनटों में भी कन्वर्ट करके दिखाया है। 400 मात्रा समय यानी 200 सेकेंड तक त्वचा में रहता है। 500 मात्रा समय यानी 250 सेकेंड तक रक्त धातु में रहता है। 600 मात्रा समय यानी 300 सेकेंड तक मांस धातु में रहता है। 700 मात्रा समय यानी 350 सेकेंड तक मेद धातु में रहता है। 800 मात्रा समय यानी 400 सेकेंड तक अस्थि धातु में रहता है और 900 मात्रा समय यानी 450 सेकेंड तक मज्जा धातु में रहता है। तो इस प्रकार वो तेल एक एक करके सारे धातुओं को नरिश करता है और त्वचा से लेकर आखिरी धातु तक पहुंचकर शरीर का भाग बनने में उस तेल को लगते हैं पूरे 2100 सेकेंड यानी पूरे 35 मिनट। और सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग इन 35 मिनटों में वो तेल हर उस धातु में रहकर उस धातु में मौजूद वात, पित्त और कफ दोषों में से जो भी दोष बढ़ा या घटा है उसे बैलेंस कर देता है। और पतले लोगों में स्पेशली वात बहुत बड़ा रहता है और कफ दोष बहुत ही कम होता है। अब कफ का मतलब सिर्फ सर्दी वाला कफ नहीं होता, शरीर में जो हेल्दी फैट होता है जिससे बॉडी भारी भरकम तगड़ी दिखाई देती है उस फैट को भी कफ कहते हैं। इसलिए अपने पहलवानों को देखा होगा कि वो कैसे तगड़े दिखाई देते हैं, वो फैट की वजह से, जिसे कफ कहते हैं। सो ये कफ पतले लोगों में बहुत कम होता है क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि वात दोष कफ को सुखा देता है क्योंकि उसका गुण ही है सुखा देना। सो अभ्यंग करने से ये सारे दोष एकदम से बैलेंस हो जाते हैं, जिससे वजन तो कुछ ही दिनों में बढ़ता है पर साथ ही अभी जो रोग या बीमारी आपके शरीर में मौजूद है उसे भी निकाल देता है और आगे से कोई रोग शरीर में आने भी नहीं देता। पर हाँ, अभ्यंग के तेल को 35 मिनट लगते हैं पूरे शरीर में लगने में। इसीलिए अभ्यंग के बाद कम से कम पौने से 1 घंटे तक ना तो कुछ खाना पीना चाहिए ना ही नहाना चाहिए, तेल को अपना काम करने देना चाहिए। तो आगे सुश्रुत जी कहते हैं कि मालिश ऐसी होनी चाहिए कि मसलते मसलते उस तेल का अत्यंत संयोग उन धातु तक हो जाए, तभी मालिश का पूरा लाभ मिलता है। यानी अच्छे से प्रेशर से मालिश करनी चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अभ्यंग करने का तरीका। दोस्तों मालिश हमेशा हृदय यानी हार्ट की ओर करनी चाहिए, यानी नीचे से ऊपर की ओर। इसके पीछे कारण यह है कि हार्ट की ओर मालिश करने से ब्लड सर्कुलेशन हार्ट की ओर होता है जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसके ऑपोजिट यानी ऊपर से नीचे की ओर मसाज करने से खून भी हार्ट से ऑपोजिट बहने लगता है जिससे ब्लड प्रेशर एकदम से लो होने लगता है। सो उल्टा मसाज बिल्कुल भी मत करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाथ और पैरों की मालिश कर रहे हो तो ऐसे नीचे से ऊपर की ओर करें, और अगर एब्स, शोल्डर और बैक जैसे मसल्स जहाँ पे ऊपर नीचे कहीं से भी मालिश नहीं कर सकते वहाँ पर सर्कुलर मोशन में मालिश करनी चाहिए। अब एक टिप मेरी तरफ से देना चाहता हूँ कि अगर आपको पूरे शरीर में हर रोज़ मालिश नहीं भी करनी तो कम से कम उस दिन जो पार्ट आप ट्रेन करने वाले हो उसे तो मालिश ज़रूर करें। जैसे अगर आज आप एब्स ट्रेन करने वाले हो तो वर्कआउट से पहले पूरे पेट पर अच्छे से मसाज करना, पर फिर भी अगर पूरी बॉडी पर मसाज कर सको तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं होगा। अब अभ्यंग के बाद व्यायाम हो जाने के बाद गुनगुने या ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अब नहाते वक्त ध्यान रखना है कि हो सके तो उपटन से नहाए या सिर्फ बेसन या मुल्तानी मिट्टी से, जिससे मालिश के बाद जो तेल थोड़ा बहुत त्वचा पर बचा होगा वो भी हट जाएगा और आपकी स्किन ऑयली नहीं लगेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले भारत में मिट्टी इतनी ज़्यादा शुद्ध और पवित्र होती थी कि लोग व्यायाम के बाद उसी मिट्टी का लेप अपने शरीर पर लगा देते थे और फिर पानी से मिट्टी को हटा देते थे और ऐसे ही नहा लेते थे, जिससे मिट्टी में जो 18 पोषक तत्व होते थे वो भी उनके शरीर में लग जाते थे। पर आप ऐसा मत करना क्योंकि अभी वो मिट्टी में पोषक तत्व नहीं, केमिकल्स घुले हैं। सो नॉर्मल बेसन, मुल्तानी मिट्टी या उपटन से ही नहाना। तो अब बात आती है कि कौन सा तेल यूज़ करना है। तो भारत में पारंपरिक तौर पर यूज़ होने वाले यानी सरसों, तिल और नारियल का तेल, इनमें से कोई भी तेल आप यूज़ कर सकते हो, बस तेल शुद्ध होना चाहिए। अब तेल की शुद्धता 3 पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहले तो जिन बीजों से तेल निकला है वो देसी होने चाहिए, हाइब्रिड या GMO यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं। देसी यानी जो सैकड़ों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए हैं, ना कि लैब में बने हुए। दूसरा पॉइंट ये है कि उन बीजों की यानी तिल और सरसों के बीजों की खेती बिना केमिकल और बिना पेस्टिसाइड्स के होनी चाहिए, यानी ऑर्गेनिक खेती होनी चाहिए। देसी गौमाता के गोबर और गोमूत्र की खाद से अगर खेती हो
तो वो तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। और तीसरा पॉइंट ये है कि तेल निकालने की प्रोसेस कोल्ड प्रेस या वुड प्रेस होनी चाहिए, यानी कच्ची घानी, जिस प्रक्रिया में एकदम कम तापमान पर तेल निकलता है, जिससे उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स बने रहते हैं। एक तो देसी बीज, फिर ऑर्गेनिक खेती और कच्ची घानी प्रोसेस, इन 3 पॉइंट्स को अगर सेटिस्फाई कर रहा है, उसी तेल को शुद्ध माना जाता है। इन तीनों तेलों को अगर कंपेयर करें तो नारियल का तेल थोड़ा ठंडे नेचर का होता है, जो गर्मियों में अभ्यंग के लिए बेस्ट होता है। सरसों का तेल सबसे गर्म होता है, जो बारिश और सर्दियों के लिए बेस्ट होता है। और तिल का तेल तो एकदम बैलेंस्ड होता है, जिसे कोई भी व्यक्ति और पूरे साल में कभी भी यूज़ कर सकता है। सारे तेलों में तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ होता है। इसे तेलों का राजा भी कहा जाता है, और ऐसा भी कहा जाता है कि तेल शब्द की उत्पत्ति ही तिल शब्द से हुई है। मे भी ऐसा हो सकता है कि सबसे पहला तेल दुनिया में तिल का ही निकाला गया हो। जो भी है, इसीलिए अभ्यंग के लिए भी तिल का तेल ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि शुद्ध तेल कहाँ से मिलेगा। तो ये एक ब्रांड है बीइंग देसी नाम का। इनकी वेबसाइट beingdesi.online पर कई शुद्ध प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, और तेल भी। और ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ। मैंने इनसे खुद सरसों का तेल लिया था, इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ये ब्रांड देसी गौमाता के गोबर और गोमूत्र से तिल और सरसों की खेती करके उसे कच्ची घानी प्रोसेस से तेल निकालते हैं। इसलिए तेल का टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, रिफाइंड ऑयल की तरह फीका नहीं होता। मैंने डिस्क्रिप्शन में उनकी वेबसाइट का लिंक दिया है, अगर आप चाहो तो ज़रूर मंगवा सकते हो। दोस्तों, हमारे फिट ट्यूबर भाई हमेशा बोलते हैं कि सिर्फ ब्रांड या प्रोडक्ट मत देखो, उसके पीछे के इंग्रेडिएंट्स को भी देखो। पर मैं मानता हूँ कि इंग्रेडिएंट्स तो देखने ही चाहिए, पर उसके साथ प्रोडक्ट्स बनाने वाले को आयुर्वेद का, शुद्ध प्रोडक्ट्स बनाने का और उन्हें बनाने में बहुत सारे जो नियम होते हैं, इन सारी चीज़ों का नॉलेज है या नहीं, ये भी देखना ज़रूरी होता है। मैं हमेशा ऐसे ब्रांड्स ढूंढता हूँ जो सिर्फ प्रॉफिट ना देखे, बल्कि इस काम को एक सेवा की नज़र से भी देखें, जिन पर हम ट्रस्ट कर सकें। तो बीइंग देसी ऐसे ही ब्रांड्स में से एक है। लेकिन अगर आपको आपके आसपास किसी भरोसे वाले ऑर्गेनिक स्टोर या सीधे किसान से तेल मिल रहा है, तो उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं होगा। बस उनसे सारी प्रोसेसेस की जानकारी ज़रूर ले लेना। अब अगर अभ्यंग की पर डे कॉस्ट की बात करें, यानी मालिश करने का एक दिन का खर्च निकाले, तो वो होता है सिर्फ 5 से 6 रुपये। यानी हर रोज़ सिर्फ 5 से 6 रुपये खर्च करके आप अपनी बॉडी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो भले आप घी और बादाम खाने में खर्चा ना कर सको, पर अभ्यंग के लिए शुद्ध तेल में ज़रूर इन्वेस्ट करना। तो अब बात आती है जेठालाल की। तो क्या उसने सिर्फ तेल मालिश करके इतनी अच्छी बॉडी बनाई थी? बिल्कुल नहीं यार, उसने हमारी पार्ट 1 वाली वीडियो भी देखी थी, और उसमें बताई डाइट प्लस 3 मैजिक टिप्स को भी फॉलो किया था, जिससे वो ऐसी बॉडी बना पाया, और वो भी इतने कम समय में। तो आप भी पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगली वीडियो जो कि होगी दुनिया के बेस्ट प्री एंड पोस्ट वर्कआउट ऑप्शंस के ऊपर, उसे देखने के लिए सात्विक बाइसेप्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। तो मिलते हैं पार्ट 3 में। जय हिंद, जय भारत।